हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरे पहले चैनल की पहली वीडियो। तो इस क्लास में मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। ये क्लास 12 सीबीएसई केमिस्ट्री का 5th लेसन है। एक बहुत इजी चैप्टर है, तो मैंने सोचा इसी से शुरुआत करी जाए। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, चाहे वो सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन में हो या नेट एग्ज़ामिनेशन में हो या जेई के एग्ज़ामिनेशन में हो। सबसे पहले हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस केमिस्ट्री आप उस वर्ड से ही पहचान सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि उन प्रॉपर्टीज़ या उन प्रोसेसेस से डील करती हैं जो कि सरफेस में होते हैं या फिर इंटरफेस में होते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है उन प्रोसेसेस से जो सरफेस में होते हैं या इंटरफेस में होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक ऐसी बाउंड्री है जो सेपरेट करती है बुल्क को सराउंडिंग से, यानी कि आपके अंदर के मटेरियल को बाहर की सराउंडिंग से जो सेपरेट करती है उसी को हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला है एड्सॉर्प्शन। आप एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे आप पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस के आप पार्टिकल्स को एक सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे रिटेन कर सकते हो। रिटेन मतलब रख सकते हो। ठीक है। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। ठीक है। अब एड्सॉर्प्शन में आप बहुत से एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला एड्सॉर्प्शन का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको ले लूँ सिलिका जेल। आपने देखा होगा सिलिका जेल जो होता है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। ये आपको बहुत सी चीज़ों में मिल जाता है, जैसे वाटर बॉटल में आपको एक पाउच जैसा मिलता है, वो सिलिका जेल का पाउच होता है। वो क्या करता है, उस बॉटल में मॉइस्चर को नहीं आने देता है, जिस वजह से सारा मॉइस्चर उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। अब आपको एक और एग्जाम्पल जैसे हम दे दें, वो है डीकलराइजेशन ऑफ शुगर का। अगर हम शुगर को रखें, ठीक है, और उसके ऊपर चारकोल डाल दें, तो चारकोल जो होता है वो शुगर का डीकलराइज कर देता है, क्योंकि चारकोल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अभी मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बताया, तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन में आप जो पार्टिकल्स हैं उन्हें अंदर रिटेन करके रखते हैं। रिटेन यानी कि अभी तक तो जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस में ही इकट्ठा हुए थे, पर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर घुस जाएंगे। जैसे कि आप एक स्पंज ले लीजिए, उसे पानी में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि पानी में जो स्पंज है वो पानी के अंदर, पानी जो है वो स्पंज के अंदर भी चली गई है। तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ इंटरफेस में ही रिटेन नहीं होंगे, वो अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, और अब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक बुल्क फिनोमेना होता है। गाइस, धीरे धीरे करके मैं इन चैप्टर्स के नोट्स भी पीडीएफ में आप लोगों को दूंगी, बट पहले मैं इस चैप्टर की बेसिक्स क्लियर करना चाह रही हूँ। ओके। सो अब एक होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एक तीसरा वर्ड जो इसमें आपको मिलेगा वो होगा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होगा? जैसे एड्सॉर्प्शन में क्या करा,
पार्टिकल्स को आपने किसी इंटरमीडिएट में या किसी इंटरफेस में या किसी की सॉलिड लिक्विड की सरफेस में रिटेन करा के रखा। अगर अब इन पार्टिकल्स को वहाँ से, उन सरफेस से या उस इंटरफेस से सॉलिड लिक्विड के हटाओगे, रिमूव करोगे, तो उसे हम डिसॉर्प्शन कहेंगे। ओके, यानी कि एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर हम कहें एक सब्सटेंस में या एक प्रोसेस में या एक फिनोमिना में डायनामिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो उसका मतलब ये है अगर उसमें एड्सॉर्प्शन जिस रेट में हो रहा है उसी रेट में डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट चीज़ इस चैप्टर में हमें क्लियर करनी है वो है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि सब्सटेंस जो होते हैं वो लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पे रिटेन हो जाते हैं। तो जो सब्सटेंस किसी सॉलिड या लिक्विड की इंटरफेस या सरफेस पे रिटेन हो रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे एड्सॉर्बेट। और जिस पे वो रह रहे हैं या जिस पे वो रिटेन कर रहे हैं उसे हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो यानी कि जिस सब्सटेंस की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो क्या है आपका? वो आपका एड्सॉर्बेंट है। और जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट में, वो आपका एड्सॉर्बेट है। ओके, क्लियर? एक और टर्म जो आता है वो होता है ऑक्लूजन। ठीक है, अगर हम ऑक्लूजन की बात करें तो ऑक्लूजन क्या है? ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा इससे पहले में कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं या कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो गैसेस हैं जिन मेटल्स या जिन सॉलिड्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑक्लूजन। ओके, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि एड्सॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, और अब्जॉर्प्शन क्या है, एक बुल्क फिनोमिना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, कि किस एक्सटेंट में एड्सॉर्प्शन हो रहा है। उसके लिए देखिए उसका एक फॉर्मूला है, वो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल्स टू एक्स बाई एम। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है, उसके हम एक्सटेंट को कैसे निकालें कि वो कितना एड्सॉर्ब हुआ है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है एक्स अपॉन एम। एक्स का मतलब है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट और एम का मतलब है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एड्सॉर्बेट का हमें अमाउंट लिखना है और एड्सॉर्बेंट का हमें अमाउंट लिखना है, तो वो अमाउंट किस क्वांटिटी पे बेस होगा। अमाउंट में आप मास भी लिख सकते हैं, आप मोल्स भी लिख सकते हैं, आप प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें दी होती हैं, तो उसके बेसिस पे आप अमाउंट लिखेंगे। बट द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़, अगर आपकी ऊपर की क्वांटिटी मोल में है तो आपकी नीचे की क्वांटिटी भी मोल में होगी। अगर आपकी ऊपर की क्वांटिटी ग्राम्स में है तो नीचे की क्वांटिटी भी ग्राम में होगी। ओके, नाउ अभी हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा कुछ, और कुछ हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन एक बुल्क फिनोमिना है। अब थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं।
अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा बड़ा नहीं दे रखा है, इसमें कम दे रखा है, बट तब भी हम एनसीईआरटी को लेते हुए चल रहे हैं और मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगी जितना नीट एग्जामिनेशन या जेई में आता है, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी। नाउ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो एड्जॉर्प्शन, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या हुआ? इसमें जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की, यानी कि एड्जॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो एड्जॉर्बेंट के सिर्फ सरफेस पे बढ़ेगी, राइट? पर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है वो पूरे सॉलिड और लिक्विड में, उसके इंटरफेस या उसके सरफेस या बाउंड्री पे ही नहीं, पूरे अंदर तक इक्वली या डिस्ट्रीब्यूट होगी, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की, तो देखिए जो एड्जॉर्प्शन होता है वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे क्यों? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये किसी एड्जॉर्बेंट का सरफेस है, राइट? इसमें एड्जॉर्बेंट आके जुड़ रहे हैं, पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करके आया। आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम होते जा रहा है जिसमें एड्जॉर्बेंट आके जुड़ सके, राइट? तो इस वजह से हमें क्या पता चला, सरफेस एरिया कम हो रहा है एड्जॉर्बेंट के जुड़ने के लिए एड्जॉर्बेंट में, तो यानी कि एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो रेट है ऑफ एड्जॉर्प्शन वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ, ओके। सो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द टाइम। अब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं सेकंड वाला। आप एक सोल्यूशन लीजिए ऑर्गेनिक डाई का, सपोज मिथाइलिन ब्लू। आपने ये केमिस्ट्री के लैब में भी देखा होगा, एक्सपेरिमेंट बहुत से स्कूल कराते हैं। तो एक सोल्यूशन लिया हमने, उससे मिथाइलिन ब्लू मान लीजिए। मिथाइलिन ब्लू ऑब्वियसली कलर ब्लू होगा, ठीक है। तो जब इसमें हम चारकोल डालें, अब यहाँ पे एनिमल चारकोल लिखा है। एनिमल चारकोल मतलब आपको पता है चारकोल जो होता है कार्बन बर्न्ड प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम एनिमल्स को बर्न करके जो चारकोल ऑब्टेन करें वो इसमें डालें और सोल्यूशन को फिर शेक करें, तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर में जो ये मिथाइलिन ब्लू का ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो थोड़ी देर में कलरलेस हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज जो डाई के मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो मिथाइलिन ब्लू के जो डाई है उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो चारकोल के सरफेस में एड्जॉर्ब हो गए, जिस वजह से जो कलर था वो चारकोल में चले गया और सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो गया, राइट? तो इसमें चारकोल क्या है? इसमें चारकोल आपका एड्जॉर्बेंट है और जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एड्जॉर्बेंट हैं। अब एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, यानी कि हमने कच्ची शुगर ली, उसका सोल्यूशन बनाया और जब उसमें हमने चारकोल डाला और उसे शेक करा तो हमने देखा कि थोड़ी देर में वो सोल्यूशन भी कलरलेस हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, जो रॉ शुगर के पार्टिकल्स थे वो एड्जॉर्ब हो गए चारकोल के ऊपर। यानी कि चारकोल जो है वो क्या काम कर रहा है? द चारकोल इज वर्किंग एज एन एड्जॉर्बेंट एंड दिस रॉ शुगर इज वर्किंग एज एन एड्जॉर्बेंट, ओके। नाउ मैंने सिलिका जेल का एग्जाम्पल आपको पहले ही दे दिया है। अब यहाँ पे एक फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि गैसेस हैं O2, H2, CO, Cl2, NH3, SO2। इन्हें हमने एक क्लोज वेसल में लिया और उस क्लोज वेसल में हमने पाउडर्ड चारकोल भी डाला। तो धीरे धीरे हमने क्या ऑब्जर्व करा? हमने देखा कि जो प्रेशर है गैस का वो कम होते जा रहा है। वैसे तो क्लोज वेसल है, आपने पढ़ा है अगर वेसल क्लोज्ड है तो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, पर जब
हमने टाइम पास करके देखा उसे, तो हमें क्या मिला कि जो प्रेशर है उस क्लोज वेसल का वो धीरे धीरे कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गैसेस हैं वो एड्जॉर्ब हो गई उसकी सरफेस पे। सो ये भी एक एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इस वजह से आपने देखा होगा अगर हम किसी प्रोसेस को फास्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके मोस्टली उस कैटलिस्ट को भी हम चूरे के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अगर हम किसी रिएक्शन को करा रहे हैं तो हम उसमें मोस्टली कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं एक एड्जॉर्प्शन की थ्योरी लगती है, और अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो सरफेस फिनोमिना है। पाउडर्ड पार्टिकल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एक नॉर्मल कैटलिस्ट के कंपैरिजन में, इस वजह से हम वहाँ पे पाउडर्ड कैटलिस्ट रखते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, तो अभी तक हमने डिसॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स कुछ पढ़े। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आया है एनसीईआरटी में वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, मैंने अभी आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिस्टिंक्शन बता दिया है कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो सिर्फ सरफेस तक होता है और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अंदर बुल्क तक जाता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है सॉर्प्शन का। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड लिखा है सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनमें एड्जॉर्प्शन भी होते रहता है और एब्जॉर्प्शन भी होते रहता है, मतलब एक साथ एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन सिमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं उनको हम सॉर्प्शन कहते हैं। बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली ऑल्सो। द टर्म सॉर्प्शन इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेसेस। अब इसमें एक एग्जाम्पल जो आपका दे रखा है वो है चॉक डिप्ड इन इंक। आपको पता है इंक में डाई भी होती है और पानी भी होता है। तो जब आप चॉक को इसमें डिप करेंगे, ओके, व्हेन यू डिप द चॉक इन द इंक, आपको पता चलेगा कि चॉक में पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट, और जो इंक है वो एब्जॉर्ब हो रही है चारों तरफ से। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है साथ ही साथ और एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है साथ ही साथ। अब मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन बेसिकली क्यों होता है? देखिए, इसकी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, बट अगर मैं बताऊं कि एड्जॉर्प्शन हो क्यों रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एड्जॉर्प्शन, तो देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सपोज ये एक सॉलिड है, 3D सॉलिड आप इसे समझिएगा, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, ओके। सो इसके अंदर ये 3D पार्टिकल्स हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस से के पास हैं और जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, उन दोनों की कंडीशंस बहुत अलग हैं, ठीक है। आपको पता है सरफेस मॉलिक्यूल्स और जो बुल्क मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंडीशंस अलग हैं। अब हम कैसे बोल रहे हैं कि इनकी कंडीशंस अलग हैं? सपोज हम एक अंदर वाला पार्टिकल लेते हैं। अब देखिए, इस पर यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो इस पर जो ये फोर्स लग रहा है बाकी के सारे साइड के पार्टिकल्स की तरफ से वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है और कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि उसके इस पार्टिकल के चारों तरफ सेम टाइप के पार्टिकल सराउंडेड हैं, जिस वजह से जो इसमें नेट फोर्स है, राइट, वो कितना है? 0। बट अगर आप यहाँ के मॉलिक्यूल देखेंगे, इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, तो इसके आधी सराउंडिंग में एयर मॉलिक्यूल्स हैं और आधी सराउंडिंग में सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो इन दोनों के बीच एफ नेट क्या होगा? 0 नहीं हो पाएगा। यानी कि इन जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं इनमें एक अनबैलेंस या रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स रह जा रहा है। मैंने क्या नाम दिया उसे? अनबैलेंस्ड इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड या एक रेसिडुअल, यानी कि
बचा हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसे हमने अट्रैक्टिव फोर्स क्यों कहा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो है ये चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स को अपने पास रिटेन करना चाहेगा, तभी तो ये एड्सॉर्प्शन कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ फोर्स बचा है और वो फोर्स क्या, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी वजह से वो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको समझ आया, इसे हमने रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स क्यों कहा गया। तो अगर हम कोई भी आपसे पूछे कि एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो बल्क के सब्सटेंसेस हैं और जो सरफेस के सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो दोनों ही अलग अलग कंडीशंस में हैं, यानी कि डिफरेंट कंडीशंस में हैं। जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं उनके चारों तरफ से उन्हीं के जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके वजह से जो फोर्स हो रहा है एफ नेट वो ज़ीरो हो जा रहा है। बैलेंस फोर्स है, म्यूचुअली बैलेंस फोर्स है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं। बट जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, एज उनके चारों तरफ से अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें एक अनबैलेंस या एक रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स बच रहा है, जिस वजह से उनके पास एक टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्ट कर पाएँ या रिटेन कर पाएँ और पार्टिकल्स या सब्सटेंस को, जो कि अपनी सरफेस के चारों ओर। ओके गाइस, so there I end this video. I will be talking about the thermodynamics of adsorption in the next video. Till then, goodbye.